थैंक यू सो मच। और अभी जो पैनल है गोल्ड आउटलुक, आप ये मानकर चलिए कि आईबीएस के इस पूरे शो में वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कशन हुए हैं, लेकिन अभी के वक्त में मतलब जब हम लोग ये बात कर रहे होंगे और कल जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे या फिर आज जो लोग पहुँचे और अभी जो गोल्ड में हुआ है पिछले 1-2 दिनों में, उसको देखते हुए सबसे रेलिवेंट टॉपिक इस समय के हिसाब से आज का गोल्ड आउटलुक है। और सब लोग जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुतों का आउटलुक ख़राब हुआ होगा यहाँ पर आने में, बहुतों का अच्छा हुआ होगा गोल्ड में, और इसीलिए अब सब ये जानने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब यहाँ से गोल्ड आगे क्या रुख करेगा। और गोल्ड ने एक बड़ा सबको चकमा दिया है, झटका दिया है, सबको सरप्राइज़ किया है अपने भाव से, अपने तेवर से। तो इसलिए अब ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड प्राइस का यहाँ से आगे होगा क्या। और हम सबके मन में ये सवाल है, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो ज्वेलर्स हों, चाहे वो कंज्यूमर हों, सब ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड प्राइस में अचानक आखिर ऐसा हुआ क्यों और आगे क्या होने वाला है। तो बड़ा अच्छा डिस्कशन ये होने वाला है। और हमारे साथ आप देख ही रहे होंगे बुलियन इंडस्ट्री के, गोल्ड इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको डिटेल व्यू देंगे, वो इंसाइट्स देंगे जो बहुत ही इजीली अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको कहीं पर अगर गोल्ड के बारे में जानना हो तो इस तरह का शायद पैनल आपको कहीं देखने को मिले। तो कोठारी जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि मतलब कमाल है सर, आप लोगों ने कुछ सेटिंग कर रखा है क्या मतलब ग्लोबल मार्केट से कि जब आपका सेमिनार हो तभी गोल्ड में कुछ ऐसा भूचाल हो कि लोग एकदम हड़कंप हो जाएं। कल अचानक क्या हो गया गोल्ड में? देखिए, आपका सवाल एकदम सही है। सबसे पहले तो मैं सब चार्टिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े, मैं तो ट्रेडर हूँ और सब एक से एक है। रूटर्स से है, रेनिसा जी है, ये सब महारत ही है चार्टिस्ट के, पर इनका चार्ट भी अब कल के मार्केट के हिसाब से फेल हो गया। सब चार्ट एकदम डिसेबल हो गया। अगर आप देखोगे तो कल डॉलर स्ट्रांग था। अगर आप देखोगे तो कल डॉलर इंडेक्स 104.40 के ऊपर चला गया था। जो कहते थे कि अगर 104.30 ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड 2095 आ जाएगा, 2095 आ जाएगा। बट नो डाउट कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर प्राइस सबको अच्छा लगता है, बट उसमें बिजनेस होना ज़रूरी है। सिर्फ प्राइस देख के हम लोग खुश होते हैं। हाउस होल्ड 70,000 हो जाए, मैंने 46 ईयर्स की मेरी पूरी जर्नी है अभी तक की, मैंने देखा है कि आप अगर 70,000 बोलो कि ऑल टाइम हाई है तो भी एक भी महिला सोना बेचने नहीं आती है। उनको जब ज़रूरत होगी तभी सोना बेचने को आती है। तो प्राइस हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता। अगर ये प्राइस 70,000 या 2,250 सस्टेन करता है, 5-7 दिन वो प्राइस के ऊपर ट्रेड होता है, 2-3 दिन क्लोज होती है, तो फिर ये भाव में भी खरीदारी चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि प्राइस एब्जॉर्ब नहीं करे। हमने $200 भी गोल्ड देखा है, $2,250 भी देखा है, हमने $50 चांदी भी देखी है, $4 भी चांदी देखी है ऊपर से नीचे में। तो इस तरह का ट्रेंड है। बट हिंदुस्तान का जो बाइंग लेवल है वो दुनिया से पूरा डिफरेंट है। अब आप देखोगे रियल एस्टेट प्राइस ऑल टाइम पे हाई में, इक्विटी प्राइस आप देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, S&P देखो ऑल टाइम हाई पे है, दुनिया ग्लोबल की पूरी मार्केट को देखो ऑल टाइम पे हाई पे है। अगर US इन्फ्लेशन के सामने अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो अभी भी गोल्ड बहुत सस्ता है एज पर कंपेयर। अगर US इन्फ्लेशन के सामने देखोगे तो गोल्ड अभी भी बहुत सस्ता है। बट नो डाउट है गोल्ड एक प्राइस है। हमारे यहाँ पे कॉमोडिटी की जैसे हम ट्रेड करते हैं तो लगता है कि गोल्ड अभी भी एक रैली बना हुआ है और उसको ऊपर ही जाने का चांसेज है। अगर आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी को आप देख लीजिए, मल्टीपल्स जितनी क्रिप्टो है सब ट्वाइस थ्राइस टाइम भाव हो गए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो पैसा पार्क करना है और वो पैसा कहीं पार्क नहीं हो सकता है। तो नो डाउट वो पैसा कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर इस तरह का ट्रेंड रहा, अगर क्रिप्टो कहते हैं कि $1.5 लाख तक चला जाएगा या $80,000 जाएगा, तो मुझे लगता है कि गोल्ड $2,500, $3,000 भी शॉर्ट टाइम के लिए आ सकता है। अच्छा, तो आपको भी लगने लगा सर कि इतनी बड़ी तेजी आ? क्योंकि अब अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे अगर नाव डूब रहा है तो जो भी अपने पास साधन मिलेगा हम वही लेंगे। अब जो है गोल्ड बचा है, क्योंकि वो पैसा हम कहीं पार्क नहीं कर सकते, उस पैसे को हम बैंक में नहीं डाल सकते। नहीं, लेकिन सर मतलब अगर स्पीड गोल्ड की ये है और आप कह रहे हैं कि ऐसे में $3,000 भी गोल्ड चला जाए तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी, तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होती है तो जिस रफ्तार से गोल्ड छलांग लगा रहा है, क्या उसी रफ्तार से गोता भी लगा सकता है? क्योंकि ये संभावना भी तो बनी रहती है ना। देखो, शार्प जंप एंड शार्प डिप। आपकी बात एकदम सही है कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। अब $2,000 का लेवल अगर आप कहोगे
तो एक बेस बन गया। बेस बन गया। नहीं तो हम इसके पहले 1850 का लेवल को बेस बनाते थे, अब वो लेवल बढ़ के $2000 का हो गया है। और अब जो जहाँ पे मृत्युंजय जी अनसर्टेनिटी होती है वहाँ प्राइस कोई मीनिंग नहीं रखता है। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन की आज वैल्यूशन $2 ट्रिलियन है। अगर उसमें से 10% या 25% भी पैसा अगर गोल्ड में आ जाता है तो हमारे 2 साल का प्रोडक्शन वो खरीद सकते हैं। तो इस तरह की अगर चीज होती है तो हम इसमें प्राइस को हम कोई नहीं कर को रोक सकता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गोल्ड ने मतलब सबको ये सिखा दिया। और ये जो बात आपने कही कि बेस $2000 का है और जो शॉर्ट सेलर हैं उनको इसी बात से डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि गोल्ड के साथ एक बड़ी मतलब सिल्वर में कई बार ये होता है कि ऑल टाइम हाई सिल्वर ने कब टच किया था और दोबारा उस लेवल पर आने में बहुत लंबा टाइम लग गया। गोल्ड के साथ ये एक प्लस पॉइंट कह लें आप या फिर गोल्ड का एक नेचर कह लें कि एक बार जिस लेवल को ठीक से बेस बना लिया दोबारा उस लेवल पे आता नहीं है। और ये इंडियन मार्केट के प्राइस में भी होता है। आप देखिए गोल्ड ने 50,000 के लेवल को क्रॉस किया तो फिर दोबारा 50 का लेवल उठापटक होता रहा ऊपर में, लेकिन उस लेवल पे दिखा नहीं। 60 का बेस बनाया, अब 65 के आसपास का बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो लेकिन मैं अब आता हूँ फंडामेंटल पे जिस पर मार्केट ने रिएक्ट किया है। रिनिशा आप जरा हमें ये बताइए, क्योंकि इससे पहले कल की तेज़ी तो ठीक है अपनी जगह है, लॉन्ग वीकेंड था, एक्सपायरी और तमाम चीज़ें, लेकिन इससे पहले जो तेज़ी आई उस पर मार्केट ने ये कैच किया कि फेड ने ये सिग्नल दिया है कि 24 में 3 बार रेट कट करेंगे डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन मार्केट ने उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, क्योंकि पहले फेड का ये सिग्नल था कि 5 रेट कट हो सकता है 2024 में, उसके बाद 3 रेट कट पे आया। और जब फेड का ये बात आई कि 3 रेट कट होने की संभावना है तो मार्केट ने इसको इस तरह से पॉजिटिवली लिया कि बाजार ये मानकर चल रहा था कि शायद जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न है, चिंता है, फेड अपना स्टांस बदले, हो सकता है कि 2 रेट कट करे या रेट कट में थोड़ा डिले करे। लेकिन ये सब ना कुछ करते हुए फेड ने एक क्लियर सिग्नल दिया है कि कुछ भी हो जाए 3 रेट कट हम करेंगे, 70 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या फेड के सिर्फ इस बयान पे इतना ओवर रिएक्ट कर देना मार्केट का ठीक था? ये ओवर रिएक्शन था या अकॉर्डिंग टू फेड सिग्नल था, ये अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल था? Good evening, everyone. Thanks, मृत्युंजय, for the question. अगर लॉन्ग टर्म देखें फंडामेंटल्स गोल्ड के, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फेड के 3 रेट कट्स के हिसाब से ये हो रहा है कि क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स है इस साल की, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइजेस में रन अप और हम थोड़ा बहुत करेक्शन भी देख सकते हैं। ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स, बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट है इन्फ्लेशन। सिर्फ यूएस की इन्फ्लेशन की बात नहीं करें, ग्लोबली अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो सारे सेंट्रल बैंक्स चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 2% उनका टारगेट है कि वहाँ पे आना चाहिए। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में हर रीजन में हम देखेंगे कि ग्रेजुअली इन्फ्लेशन वहाँ आ जाएगा। सेकंड जो चीज़ है वो है ग्रोथ। इतना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा हुए थे, इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, तो ग्रोथ काफ़ी हैम्पर हुई है ग्लोबली, यूएस में, यूके में, यूरोजोन, हर जगह। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल हम देखेंगे ग्रोथ हैम्पर्ड ही रहेगी। येस, यूएस विल आउट परफॉर्म यूएस एंड यूके एंड यूरोजोन। चौथी चीज़ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। लगातार 2 सालों से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं। हमें सब पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर, देन इजराइल हमास, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ इलेक्शन ईयर। More than 49 to 50% of the world population will be hitting the polling booths. 64 countries में इलेक्शन होने वाला है इस साल। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी लाती रहेगी प्राइजेस में। सिर्फ फेड के इंटरेस्ट रेट्स घटाने या नहीं घटाने से प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हैं। ओवरऑल ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स हैं, फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस में वॉलेटिलिटी ला रही है। अभी कल जो प्राइजेस बढ़ी थी वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े हैं, इस वजह से बढ़ी थी। तो पांचों फैक्टर में से कोई ना फैक्टर प्ले करता रहेगा एंड ओवरऑल मुझे लगता है 2024 बुलिश ईयर रहेगा गोल्ड के लिए। ओके, अब जरा देवाजीत ये बताइए, रनीशा ने बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स गिनाए, लेकिन मेरा इस पर रिवर्स सवाल होगा। ये हम सब लोग कई बार ये होता है कि एज्यूम करके चलते हैं कि यही होना है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस इन्फ्लेशन को लेकर दुनिया भर में कंसर्न है, ये महंगाई ताउम्र तो रहने वाली नहीं है, कभी ना कहीं इन्फ्लेशन, और उसी को लेकर के दुनिया भर के तमाम जो सेंट्रल बैंक हैं वो एफर्ट लगा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो अल्टीमेटली यूएस के लोगों को तो महंगाई देखने की आदत भी नहीं है।
तो ऐसा तो है नहीं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है इन्फ्लेशन, कभी ना कभी कम होना है। तो जब महंगाई पे अगर कंट्रोल पा लिया जाए दुनिया में या एफर्ट ये कामयाब हो जाए, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी ये हमेशा रहने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा इसका, तब उस सिनारियो में गोल्ड का क्या होगा? अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन का कंसर्न कम हो जाए, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे, तब गोल्ड का क्या होगा? क्या यही चमक रहेगी या कुछ बेनूर होता हुआ देखेंगे गोल्ड को? देखिए बात क्या है, वी आर सिटिंग इन ए गोल्ड कॉन्फ्रेंस, सो हमको ऐसे लगेगा वी शुड बी टॉकिंग अबाउट ऑलवेज द गुड थिंग्स अबाउट, ऑब्वियसली गोल्ड इज एन एसेट, वेरी गुड एसेट, बट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, एक जगह पे कभी एसेट नहीं रह सकता। प्राइस इज ए मैकेनिज्म ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि इट इज ए गोल्ड तो इट विल कंटिन्यू टू गो राइज। येस, इट कैन गो एनीवेयर बिकॉज द मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, but as far our data, our research is concerned, we have not found at present gold is any kind of a special asset, to be honest, very, very honest. It is nothing a special asset. It is just a cyclical asset like any other asset. Just imagine like this, despite the high inflation, despite the high interest rate, US market has shown tremendous resilience. You can see the US Dow Jones at a lifetime high, correct? You can see Kothari ji abhi jo mention kiya cryptocurrency. So it is a kind of, you know, the expectation is same. US interest will come down one point of time. Obviously it will come down. But kya hai, is speculation is so high कि sometimes when these things are there, market, you know, sometimes behave very unnaturally. And in my view, in our view, this current movement of market price, it is a kind of, you know, unnatural behavior of the market. And it, at some point of time, I don't know when, 2 महीने के बाद भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है, आपने जैसे बोला, market has to come down to its logical, एक फंडामेंटल पे आना ही पड़ेगा. It cannot run forever. So मैं आपसे सहमत हूँ कि एक टाइम पे आएगा जब कभी तो we will see a downturn, and my initial expectation was that कि this rise I was expecting in the second half of the year, to be honest, but ये अभी हो गया. हो सकता है market can go 2350, 2400, but some point of time it will return to its base, a logical base, and their market will start consolidating. I am not talking about it's a bearish. I am telling that market cannot sustain at this mode forever. That is for sure. Because at present, any market, any asset you put your money, you are making money. Cryptocurrency you take. I made more money in equity last year than in gold. For example, I am telling. So these things are there. It's a kind of, you know, madness going on. There are another factor I should mention here. What our study has shown, the excessive, you know, weakness in Japanese yen. That is one of the factors that is actually money flowing from, you know, yen to, you know, yen carry trade is a very popular way of trading. Okay. Yen carry trade. Normally this money get invested in the US debt market. But in our understanding, some money is obviously could be a possibility that is going into this across the asset class, because it's a very easy money you can make. And when the yen is very strong, normally this money gets dried. So it could be a possibility that money is flowing from that end, that country. Another factor could be money is flowing from Turkey, could be a possibility. So these factors involve this, it is going up. It is nothing, you know, it is a fundamentally demand, as Kothari said. When this kind of market, now there is no physical demand as such. So you cannot, you know, mix demand with the price. There is no shortage on the mining side. There is no short supply. So you cannot justify this movement like this. Okay, मतलब आप कह रहे हैं कि speed is not good. No, this speed is certainly not good. And what happened yesterday, in my understanding, is basically the short covering, because quarter is getting an end. So it could be a short covering. So short sellers will come back some point of time, and it will start building shorts and one sound. But this is not good for the market, this space. Okay, हाँ, ये कह रहे हैं कि मार्केट के लिए, कि ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा नहीं है इस तरह की स्पीड. अब जरा चिराग आप बताइए कि जो पूरे साल का टारगेट आ रहा था, जो अभी टारगेट हमने शुरुआती 3 महीने में देख लिए,
वो पूरे साल का टारगेट था बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कि 65,000 गोल्ड आएगा, और शुरुआती 3 मतलब 1 साल का काम 3 महीने में ख़त्म हो गया, तो 9 महीने छुट्टी एक्सपर्ट्स की। जी जी बिल्कुल। क्या करें हम, क्या आउटलुक देंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हमारे भी साल के शुरुआत में जब बात हुई थी तो 2250-2300 साल के अंत में लोगों का एक्सपेक्टेशन था। अब देखिए, मैं कहूँगा कि ऐसा कोई मार्केट में 6 महीने में या 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम शायद ये बुल के बहाव में ना बह जाए और ये भूल जाए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पिछले 2 साल से थे। हम आई थिंक सारा स्टार में थे इसी पैनल में, तब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था। Exactly, राइट। yes. सो जियोपॉलिटिकल टेंशन शायद पिछले 2 साल से है। रेट कट की अटकलें पिछले 6 महीने से अब लगाई जा रही है। इनफैक्ट व्हाट इंटरेस्टिंग बात सबसे बड़ी ये है कि मार्केट 5 रेट कट कह रहा था, फेड हमेशा से 3 रेट कट कह रहा था, अब मार्केट और फेड दोनों 3 रेट कट पे आ गए हैं, तो एक्चुअली प्राइस करेक्शन आना चाहिए था। एक जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो शायद 6 महीने में हुई है वो है स्ट्रॉन्ग बाइंग बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, आप अगर दुबई में, सिंगापुर में या मिडिल ईस्ट के किसी भी बड़े वॉल्ट में आप चले जाइए, आपको दिखाई देगा कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बहुत सारे गोल्ड बाइंग हुई है। जो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो सैंक्शंस आए हैं ओलिगार्क्स के ऊपर, उसका एक डर ग्लोबल रिच क्लास के ऊपर ज़रूर हुआ है कि हम अछूत नहीं हैं और शायद यूएस आगे जाके हम पे भी सैंक्शंस लगा सकता है, तो उसका ज़रूर एक गोल्ड में बाइंग आया हुआ है। बट वैसे फंडामेंटल्स कोई चेंज नहीं हुए। मैं कहूँगा गोल्ड अभी भी $100 से $150 जो भाव होना चाहिए था उससे ऊपर चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन लेवल्स पे, भले मुझे अभी भी लगता है कि $2300-2350 गोल्ड जा सकता है, लेकिन उससे पहले बट 2100। यस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस लेवल पे गोल्ड में बाइंग करना मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्की होगा। ओके, कुणाल जी, चिराग कह रहे हैं कि 100 से $150 जो प्राइस है गोल्ड का वो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, मतलब थोड़ा कम होना चाहिए था। और आप, मुझे याद है कि जब मेरी आपसे शुरुआत से बात हो रही है और आप एकदम हर वक्त आपने यही कहा कि गोल्ड में तेज़ी है और गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे अभी जानना चाहता हूँ कि गोल्ड में आगे तेज़ी है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन्स क्या होने चाहिए? क्या सिर्फ सेंट्रल बैंक का ये इंडिकेशन कि रेट कट होगा, या सेंट्रल बैंक की बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्या यही इन्हीं वजहों के दम पर गोल्ड और जंप लगाएगा? या आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत बात हो गई है, बहुत डिस्कशन हो गया है और ये अब डिस्काउंटेड है मार्केट में, अब कोई नया रीज़न चाहिए गोल्ड को एक बड़ा जंप लगाने के लिए? गोल्ड में जो तेज़ी का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न था वो सेंट्रल बैंक बाइंग का था। सबसे बड़ा रीज़न, आज 10 साल में सेंट्रल बैंक हर साल एवरेज 300-350 टन गोल्ड बाई करती थी, पिछले 2 साल से 1000 टन बाई कर रही है। अगर आप अपने आप को सेंट्रल बैंक की तरह सोच के देखोगे, आपका बिलियंस ऑफ डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको आपको पार्क करना है। सो पहले 1980 से 2005 तक सेंट्रल बैंक अपना सब रिजर्व डॉलर में डालते थे। वो इंडिया है, रशिया है, चाइना है, दे ऑल वर बाइंग यूएस बॉन्ड्स। पर कोविड के बाद ये लोग ने 6 महीने में, यूएस ने 5 ट्रिलियन, यूरोप ने 3 ट्रिलियन, 8-8 ट्रिलियन डॉलर, अभी इंडिया 5 ट्रिलियन से, अभी हम लोग 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होने के लिए हमको 5 साल लगेंगे, ये लोग 6 महीने में इतना करेंसी प्रिंट कर दिए। सो आप सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे, हाउ वुड आई, वेयर डू आई पुट माई रिजर्व? ना मैं डॉलर में डाल सकता हूँ, ना मैं कोई भी चीज़ में, मैं अपना जो रिजर्व है वो डॉलर में भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि कल उठ के डॉलर क्रैश हो गया तो। अभी इन्फ्लेशन तो अभी भी यूएस में 3.2% है एब्सोल्यूट टर्म में। अभी आप सोचिए, अभी 3 रेट कट हो गए तो सब कमोडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा, तो करेंगे क्या, फिर से रेट हाइक करेंगे। सो आगे का 5 सेंट्रल बैंक को खुद को ही मालूम नहीं है क्या होने वाला है। आगे जाके अगर आप सोचोगे रेट कट के बाद में क्या, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये लोग रेट कट क्यों कर रहे हैं। ये लोग रेट कट इसलिए कर रहे हैं कि अगर रेट यहाँ पे ही रहते हैं, जैसे 5.5% पे यूएस के रेट रहते हैं, तो यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़नी चाहिए। सो अगर यूएस की बॉन्ड यील्ड 4% से 5% होती है, तो यूएस का डेट जो उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है $600 बिलियन से बढ़ जाता है। सो जस्ट इमेजिन,
ये लोग हर महीने 95 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड मार्केट में बेच रहे हैं। उसके सामने अगर 100 पिप बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, जो लॉजिकल है, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर है तो बॉन्ड यील्ड बढ़नी चाहिए, बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ आना चाहिए। सो ये लोग फंस गए हैं, ना तो ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, ना स्टेडी रख सकते हैं। सो एक टाइम के बाद ये लोग ऐसा स्पीच देंगे, ये 2% इन्फ्लेशन टारगेट उड़ गया, रहेगा ही नहीं। क्या है मतलब 2% इन्फ्लेशन का? वो 2% रहेगा या 3% रहेगा या 4% रहेगा? वी विल हैव टू लिव विद द हायर इन्फ्लेशन, क्योंकि ये लोग ने इतने पैसे सिस्टम में डाले हैं। जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा, सब असेट क्लास ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करे, ये कोई फंडामेंटल थोड़ी होता है। गोल्ड ऊपर ऑल टाइम हाई, स्टॉक्स ऊपर ऑल टाइम हाई, डाउ ऊपर, बिटकॉइन ऊपर। सो ये सब में सबसे सेफ क्या है आज की तारीख में? गोल्ड, बिकॉज स्टॉक्स कैन करेक्ट, इफ देयर इज अ स्लो डाउन स्टॉक्स कैन करेक्ट, इफ एनी जियोपॉलिटिकल इवेंट विल एस्केलेट। हम लोग अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग कोल्ड वॉर में है। कोल्ड वॉर में क्या है, कोई एक दूसरे पे न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। सो ऑलरेडी ये कोल्ड वॉर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, आगे जाके क्या होने वाले मालूम नहीं है। नहीं, लेकिन ये वार कोल्ड ही रहेगा, ये हॉट नहीं हो सकता है। यू डोंट नो, वी कांट नहीं, प्रिडिक्ट इट। नहीं, आप ये मैं बता रहा हूँ, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। पर आप देखिए कि जब इफ लगा हुआ है मार्केट में, आपने कहा कि उस पर भी आप देखिए इक्विटी मार्केट का क्या परफॉर्मेंस है। इक्विटी मार्केट लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गोल्ड का एक इक्वेशन होता था एक ज़माने में कि इंटरेस्ट रेट ऊपर तो गोल्ड नीचे, मतलब एक कैलकुलेशन मोटा मोटी ये होता था कि ब्याज दरों का बढ़ना गोल्ड के लिए नेगेटिव होता था, घटना पॉजिटिव होता था। लेकिन रिसेंटली ये हुआ कि गोल्ड ने सारे ऑल टाइम हाई हाल के दिनों में जो दिखाए हैं वो तब दिखाए हैं जब यूएस में इंटरेस्ट रेट टॉप पे है। सिग्नल आगे के लिए आना अलग बात है, इस पे मार्केट चल रहा है। बट अभी अगर मैं आपसे पूछूं, अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई है और यूएस का देखिए इंटरेस्ट रेट क्या है, तो मैं उस सिनेरियो में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन अभी हम देख पा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये फॉर एवर सिचुएशन है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा बना रहेगा, कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन आएगा, चाहे तो वो खराब होगा चाहे बेहतर होगा, है ना। यूएस में ब्याज दरों का दौर भी खत्म होगा, इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, तो उस सिनारियो में भी क्या गोल्ड टिका रहेगा? मतलब गोल्ड को और कोई रीजन नहीं चाहिए, इन्हीं वजहों से गोल्ड एकदम टॉप पे बना रहेगा? सी, गोल्ड के जितने भी ट्रेडिशनल फैक्टर है जिसके कारण तेजी या मंदी होती है, उसके हिसाब से गोल्ड नहीं चल रहा है। जब यूएस का 5.5% इंटरेस्ट रेट होता है तब गोल्ड थोड़ी $2000 सस्ते है। तो उसका रीजन ये है कि जब तक ये सिस्टम में से एक्सेस लिक्विडिटी कम नहीं होती है तब तक गोल्ड के प्राइस नीचे नहीं आएंगे, और वो लिक्विडिटी कम हो ही नहीं सकती है, वो बढ़ेगी फ्यूचर में। सो गोल्ड के प्राइस में स्ट्रक्चरली कोई मंदी है नहीं। अच्छा, गोल्ड ठीक है, पहले भी और आज भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। ये प्राइस टारगेट जो है, ये हर टाइम मैं समझो लास्ट साल आके $2200 बोलूँगा, ये साल आके $2400 बोलूँगा, कोई मायने नहीं। एक कंजर्वेटिवली 10 से 15% का आपको रिटर्न तो मिलते ही रहने वाला है गोल्ड में, क्योंकि दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 10 से 15% में दिक्कत नहीं है लोगों को, दिक्कत है कि ज्यादा रिटर्न मिल जा रहा है ना। So, जिनको these are इतना क्यों मिल रहा है? ये these are बहुत दे दिया लोगों को। These are uncertain। आप तो ऐसे देखेंगे तो 17,000 से बिटकॉइन 70,000 है। सो वो सामने तो गोल्ड कुछ भी नहीं बढ़ा है। एक्चुअली बिटकॉइन के सामने गोल्ड इज अ बेटर एसेट क्लास। बिटकॉइन से कोई कंपेयर नहीं है गोल्ड का, क्योंकि वो तो इट्स अल्टरनेटिव करेंसी। गोल्ड इज अल्टरनेटिव करेंसी, उसका अंडरलाइंग है, वो बहुत सारी बातें हैं, उसको तो अलग डिबेट है। सो मेरा ओवरऑल व्यू अभी भी गोल्ड में तेजी का है। अगर ये रेट कट का जो साइकिल है वो 70% डिस्काउंटेड है, कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी, छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। ओवरऑल गोल्ड में तेजी का ध्यान बरकरार रहेगा। सेंट्रल बैंक को आगे का रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है। वो लोग बाय करेंगे इसमें। अगर ETF बाइंग जो 2 साल से बंद है, ये ETF वाले आते हैं, देन इट कैन फ्लेयर अप लाइक एनीथिंग। जब रेट कट आता है तब ETF बाइंग ग्लोबली रिज्यूम हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है कोठारी जी, इस पर मैं आपका टेक जानना चाहूँगा। ये बात बहुत इसके ऊपर चर्चा हो रही है, जो बात कुणाल ने भी कही कि जो सेंट्रल बैंक 300 टन 350 टन गोल्ड खरीदा करते थे, वो अब 1000 टन पे आ गए हैं। उनके मन में फियर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन है, डॉलर का फ्लक्चुएशन है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या सेंट्रल बैंकों के पास गोल्ड बाइंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? और ये अगर ज़्यादा बाई कर रहे हैं गोल्ड, तो क्या इनका जो बाइंग का ये ट्रेंड है, ज़्यादा बाई करने का ट्रेंड, ये बहुत लंबे वक्त तक कंटिन्यू रहने वाला है, या ये शॉर्ट लिव्ड है? कल होके डॉलर में कुछ दिखने लगे बैंकों को तो वहाँ शिफ्ट हो जाए, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन का सिनारियो बदले, तब क्या सेंट्रल बैंकों का स्टांस बदलेगा या बदल सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो सेंट्रल बैंक्स आज की डेट में बाइंग कर रही है, वो ओपन मार्केट से बाइंग नहीं करते हैं कि बाजार से जाके मैं सोना खरीद लूँ। उनकी बाइंग सिस्टमेटिक बाइंग होती है। एक सेंट्रल बैंक बेचती है तो दूसरे सेंट्रल बैंक खरीदती है। रही बात आपने जो अभी कहा है कि गोल्ड, क्या बोला था?
क्वेश्चन ये था कि सेंट्रल बैंकों की ये जो ह्यूज बाइंग हो रही है, क्या ये आपको सस्टेनेबल बाइंग दिख रही है, लॉन्ग टर्म बाइंग है, या आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है सेंट्रल बैंकों की? देखिए सेंट्रल बैंक में जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना मिलके खुद की एक करेंसी फ्लोट कर रही है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि डॉलर डोमिनेट जो हम लोग रहते थे, अब डॉलर डोमिनेट नहीं रह के हम लोग हमारा रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इंडिया ने रिजर्व बढ़ाना चालू किया, चाइना ऑलमोस्ट रिजर्व काफ़ी बढ़ा चुकी है, फिर अफ्रीकन कंट्री भी रिजर्व बढ़ाएंगी। तो इस तरह से ये लोग रिजर्व बढ़ा के उसके सामने अपनी खुद की एक करेंसी लाने का एक प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। लास्ट 4-5 साल से हम सुन रहे हैं और भी 4-5 साल लग रहा है। तो सेंट्रल बैंक की जहाँ पे बाइंग है वो ठीक है, बट इंडिया के अंदर क्या हो गया, जो SIP के जो पैसे आते थे, अब क्या हो गया है कि आफ्टर कोविड पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। जो लोग गोल्ड को डिसलाइक करते थे, जो कभी भी कहते थे ये तो नेगेटिव है, ये डेड इन्वेस्टमेंट है, इसको पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, वो लोग अब गोल्ड को धीरे, अगर आप देखोगे कि हर महीने 15,000-16,000 करोड़ रुपया जो SIP से इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी मार्केट है, उसमें से कंपलसरी 10% सोना कमोडिटीज बाय करते हैं उसमें, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंपलसरी है इनका। तो ये तो अपने इंडिया की एक अलग बाइंग हो गई। और गोल्ड धीरे धीरे सेंट्रल बैंक्स बाइंग है, फिर SIP बाइंग है, ऐसे सेफ एंड के साथ में पाक हो रहे हैं कि जिसको बेचने की कोई नौबत ही नहीं आएगी और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उनके लिए। तो इस तरह अगर सोना पाक होते जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि सोना वापस मार्केट में आना चाहिए। इट्स अ रोटेशन। ये तो आइटम है कि माइन से आती है, 3400 टन माइन से प्रोडक्शन होता है, उसके सामने इंडिया और चाइना दो ही बड़े प्लेयर है जो 2000 टन के आसपास कंज्यूम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, ये कोई कम होने वाली है, वो भी नहीं पॉसिबल नहीं है। चाइना की भी तो सेम सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, उसके साथ में सोना भी ऊपर बढ़ते जाएगा। और जो चीज़ पाक ऐसे सेफ एंड में गोल्ड पाक हो गया है कि वहाँ से वापस आना मुश्किल है। थोड़ा बहुत लग रहा था कि SPDR में कम होने से एक सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा लोगों का, बट उसके सामने सेंट्रल बैंक ने बाइंग करना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे मिसमैच हो रहा है कि कहीं पे कोई नहीं है। जैसे करेंसी के सामने देखते थे कि डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड वीक होता है, जैसे जापानीज येन के सामने हम देखते हैं, अब कोई को रिलेशन नहीं है। गोल्ड अपनी अलग चाल में मस्त होकर चल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उसको धीरे धीरे उसको कोई कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो मतलब आप भी कह रहे हैं कि अब आगे चल के सप्लाई सिचुएशन भी टाइट होने वाली है, राइट सर? सप्लाई के मोर्चे पर भी टेंशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो माइनिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और अगर रीसेल नहीं होगा गोल्ड का, मतलब अगर गोल्ड पार्क होगा और गोल्ड अगर होल्ड होगा तो फिर सप्लाई शॉर्टेज भी हम देखेंगे, राइट? सप्लाई देखिए, अभी जैसे इंडिया में आज अगर आप देखोगे तो आज $50 डिस्काउंट चल रहा होगा, पर हम सिर्फ प्राइस टेकर है, हम लोग यहाँ से गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट $2,000-2,500 होती है और यहाँ पे डिस्पैरिटी होती है, अगर अलाउ कर देते हैं एक्सपोर्ट करना, तो हम इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पिटिट कर सकते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट अलाउ कर देती है बुलियन को एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी, जैसे करेंसी हम लोग यहाँ पे फॉरेन करेंसी को एक्सपोर्ट करते हैं, उस फॉर्म में अगर गोल्ड एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे डिस्पैरिटी होती है। हमने प्रीवियस भी देखा था, यहाँ से चांदी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होती थी। अगर गोल्ड को गवर्नमेंट अलाउ कर दे, क्योंकि करंट प्राइस के ऊपर 2% वैल्यू एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज $2250 का मैं भाव गिनता हूँ तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको $2300 में इसको एक्सपोर्ट करना है। अब $2300 कोई $50 प्रीमियम तो देगा नहीं। तो अगर गवर्नमेंट, नो डाउट है, अगर अलाउ करती है, क्योंकि हमारे पास भारी मात्रा में सोना है, ऐसा नहीं कि हमारे पास में नहीं है, पर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को अगर कॉम्पिटिट करना है प्राइस को, तो अगर गोल्ड को एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं तो हम लोग उसको प्राइस को कॉम्पिटिट कर सकते हैं। ओके, एक सुझाव भी आपकी तरफ से आ गया, अच्छी बात है। लेकिन रिनीशा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा उल्टा इन द सेंस कि आप सब लोगों ने ये असेसमेंट किया है कि 3 रेट कट होने की संभावना है, उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया है। लेकिन अगर जून का रेट कट डिले हो जाए और फेड जो मार्केट ये मान के चल रहा था कि फेड, हालांकि पहले भी कह रहे थे कि मार्केट मान रहा था 5 रेट कट आएगा, वो 3 पे आ गया। अगर जून का रेट कट डिले होता है, उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट हम गोल्ड प्राइस पर देखेंगे? यस, शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत $50-100 का करेक्शन आ सकता है। कितना? $50 से $100 का करेक्शन, क्योंकि फेड का जो डॉट प्लॉट है वो बता रहा है एज ऑफ नाउ 3 रेट कट्स 2024 में, 3 रेट कट्स 2025 में एंड 3 रेट कट्स 2026 में। तो ऑलमोस्ट 3% तक वो अपना इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना चाहते हैं, वो 0 तक नहीं जाना चाहते हैं जो पहले हुआ करता था। तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, बट जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ रेट कट
इज़ नॉट ओनली द फैक्टर जो प्राइजेस को इम्पैक्ट करेगा, बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स हैं। एंड ये जो 2024 है, दिस इज़ अ गोल्डन ईयर जहाँ पे सारे के सारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। अब बताइए कौन सा फैक्टर नेगेटिव है इस साल कि जो तो आप प्राइजेस। ये कह रही हैं 2023 को और परफॉर्म करेगा गोल्ड? यस, मुझे लगता है 24 आउट में? परफॉर्म कर सकता है। देगा? यस यस, आई थिंक सो, बिकॉज स्ट्रक्चरली आप देखें कि बुल मार्केट में है, सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें, 25 ईयर्स का देखें तो जब से ये 21st सेंचुरी से आप देखें तो 2000 से लेके 2011 तक एक बुलिश फेज था जहाँ पे प्राइजेस $350 से लेके $1900 तक गई, राइट। फिर 2011 से लेके 2022 तक एक कंसोलिडेशन फेज था जहाँ पे प्राइजेस $1100 से $1900-2000 तक थी। अभी एक नया ट्रेंड फिर से स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है, वो 2023 में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे $2000 का हमने वो बैरियर ब्रेक किया है। ठीक है। एक नया बुल रन स्टार्ट हुआ है। आई थिंक नेक्स्ट 4-5 साल में हम $3000 भी देख सकते हैं प्राइजेस। इस साल मुझे लगता है लास्ट ईयर से हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो 12% CAGR हर साल प्राइजेस में बढ़ती आई है प्राइजेस, इस साल शायद 15-16% भी देख सकते हैं। राइट, ठीक है। देवाजीत, जो लॉजिक अभी कोठारी जी ने दी है या कुणाल ने कहा है कि प्राइसेस को हर हाल में बढ़ना ही है, क्योंकि जो सारे इंडिकेटर्स हैं गोल्ड के लिए वो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव होते जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो, चाहे वो फेड का रुख हो इंटरेस्ट रेट को लेकर के, इन्फ्लेशन हो, तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन हो। तो ऐसे में आप बाई कर रहे हैं इस आर्गूमेंट को कि हाँ वाकई नेगेटिव स्कोप कम बचा है गोल्ड के लिए फॉर द प्राइस राइज। Sorry, what the last sentence? नेगेटिव पॉइंट्स कम हैं गोल्ड के लिए, पॉजिटिव ज़्यादा हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, two things here, as you mentioned about central bank and the geopolitical tension. See, central bank is not a news story, and as is mentioned, everybody knows central bank doesn't buy from the open market. It is just a bank-to-bank transfer. So इसका direct impact real market में नहीं आता है. It is just a sentiment. So as far as my knowledge is concerned, every central बड़ा bank. रीजन है, कुणाल तो कह रहे हैं यही बड़ा रीजन है, सेंट्रल बैंकों की बाइंग को सबसे बड़ा रीजन बता रहे हैं, आप कह रहे हैं न्यूज स्टोरी नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। सेंट्रल बैंक इज बाइंग। आपको माइक पकड़ना पड़ेगा बीच बीच में काउंटर करने के लिए, क्योंकि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक हाथ में रखेंगे थोड़ा सा फिर वो कम बोलेंगे इस पे आपके पॉइंट पे। यस, अच्छा, बाकी रहा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, इट इज बेसिकली एट प्रेजेंट इट इज डिस्काउंटेड ऑलरेडी ऑन द प्राइस। जियोपॉलिटिकल टेंशन, व्हेन इट हैपेंस, बेसिकली इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हम लोगों ने जो देखा है 2 to 3 weeks रहता है। So it is a kind of narrative is created during that parallel कि geopolitical tension obviously supporting the gold price, but इसका maximum impact 2-3 हफ्ते के लिए रहता है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। We have seen multiple times how after the major geopolitical event, how after 2-3 weeks price started correcting. So now issue is that you're talking if the gold will continue to rise. See, there are, as I said, it is liquidity driven. In my understanding, as these assets are growing across the segment, when this correction will come at some point of time, and it will affect the every asset class. It is not about gold. Okay. Every asset class it will affect. राइट। ये चिराग कुछ ऐड कर देखिए, मैं एक्चुअली एक चीज समझना जरूरी है। देखिए, फंडामेंटल जरूर पॉजिटिव हो गए, बट ये मानना कि गोल्ड तेजी ही बरकरार रहेगी ये नहीं हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हमें ये बताता है कि कोई भी एसेट क्लास एक साल ऊपर नहीं जाता। हम गोल्ड की बात, हम सेंट्रल बैंक बाइंग की बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक, यस मैं मानता हूँ पिछले 2 साल में 1000 टन की बाइंग हुई है, बट उसके पहले 3 साल में कंटिन्यूस 700 टन की बाइंग हो रही, तो इंक्रीमेंटल 300 टन आया मार्केट में सेंट्रल बैंक की बाइंग अगर हम देखें। दूसरी बात, जैसे रेनिशा ने कही कि 5-6 जो पॉजिटिव, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बट ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। देखिए, 1980 से 2000 गोल्ड 2000 यानी 1980 से 2000 तक गोल्ड के दाम कंटिन्यूसली गिर रहे थे। फिर हमने देखा 2004 से 2010 गोल्ड के दाम ऊपर गए, फिर वापस नीचे। दूसरा जो कमोडिटी मार्केट का एक सबसे बड़ा ब्यूटी है ना, जो लोग मिस कर ले, ये सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म में चले जाता है। हमने $147 ऑयल जाते हुए देखा, $30 भी देखा एब्सोल्युटली। तब यूएस की डिमांड 29 मिलियन बैरल पर डे थी। $147 ऑयल गया, 29 मिलियन बैरल पर डे से गिर के 20 मिलियन बैरल पे आ गई। एक ये भी समझना जरूरी कि अगर कल उठ के बहुत ही तेजी से गोल्ड, समझ ली इस साल
$2500 हो जाता है, जो आपकी 1000 टन स्क्रैप सप्लाई आती है वो करीबन उससे डबल हो जाएगी स्क्रैप सप्लाई, डिमांड आपकी कोलैप्स हो जाएगी। तो कमोडिटीज मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है अनलाइक इक्विटीज जो सीधा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर लेता है, और यहाँ पे आपको शायद डिमांड डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है जो हमने ऑयल में देखा। हाँ अच्छा कुणाल जी, इस आर्गुमेंट से आप एग्री करते हैं? क्योंकि ये बात ठीक है, देखिए या आप नहीं, नहीं, करेक्शन डेफिनेटली छोटे मोटे मार्केट में आते रहेंगे। नहीं, छोटे या मोटे, ये बड़ा फर्क है ना। हाँ, तो छोटे मोटे मतलब मैं ऐसा नहीं, मेरा तो एकदम स्ट्रांग व्यू है हाँ। कि $2000 के नीचे तो गोल्ड जाएगा नहीं, ऐसा मेरा जो अभी के हालात है। हाँ। ये एक्चुअली पहले का जो स्टडी है वो इसलिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में 6 महीने में $8 ट्रिलियन कभी छपा ही नहीं है। सो इतना करेंसी कभी लाइफ में, सो 1929 आप ग्रेट डिप्रेशन देख लो, उसके बाद देख लो, सो ये पूरा मॉनेटरी बेस फ्रैक्चर हो चुका है। यूएस, यूरोप, यूके, जापान, ये लोग, वो जापान की गवर्नमेंट खुद ही स्टॉक बाई कर रही है, खुद ही बॉन्ड बाई कर रही है, स्टॉक मार्केट में भी उनके ETF वो खुद बाई कर रही है। ऐसे थोड़ी होता है सबको। अच्छा, कोविड में एक बात और, एक सेकंड पे आप एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सो मेरा मानना ऐसा है कि $50-100 का करेक्शन गोल्ड में आ सकता है, आएगा, या थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, पर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको आगे का डायरेक्शन जानना है। मैं कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप $3000 हो जाएगा, $4000, ऐसा बोलने के लिए। ट्रेंड तेजी का बरकरार रहेगा। ऐसे लास्ट साल भी मैंने यही कहा था, इट्स अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, करेक्शन आता है कोई भी रीजन से, गोल्ड इज स्टिल एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। मुझे कोई आने वाले 3-4 साल में कोई गोल्ड में बड़ा क्रैश है, बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही। 4 साल में कितना रिटर्न आपके हिसाब से? हर साल 10-15% आपको गोल्ड देता रहेगा। 15% मान के चले? यस। अच्छा, लेकिन 10 से 15% के बीच पे गोल्ड रिटर्न आपको देता ही रहेगा। अच्छा, एक बार बताइए, कई बार पहले ये होता था कि कहा कि इक्विटी मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गोल्ड से लोग पैसा निकाल कर इक्विटी में लगाते थे, है ना? लेकिन अब तो है कि इक्विटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये इक्वेशन कैसे टूट गया? और अगर आने वाले वक्त में इक्विटी और अच्छा परफॉर्म करने लगे, जैसा कि सब इक्विटी मार्केट के एक्सपर्ट कहते हैं, तब क्या गोल्ड पे इसका कोई इम्पैक्ट हम नहीं देखेंगे डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? सी इन द सी ऑफ लिक्विडिटी एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। इतनी लिक्विडिटी है वर्ल्ड में, सब चीज, पृथ्वीराज जी ने सब चलेगा। स्टार्ट ही ऐसे किया है, सब चीज ऑल टाइम हाई पे। क्या ऑल टाइम हाई पे नहीं है? तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें हम लोग लॉजिक यूज करेंगे, हम लोग एक दिन की मूवमेंट, अरे कल क्या हो गया $50 बढ़ गया, अरे कुछ नहीं हुआ भाई, सब चीज बढ़ रही है ऐसे ही। डाउ जोन्स सडनली 500 पॉइंट बढ़ जाता है, यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाती है, तो गोल्ड भी $50 बढ़ गया, क्या बड़ी बात है? मानने वाले नहीं है चिराग, क्या कैसे करें? कुणाल आपके बगल में बैठे हैं, मनाइए कुछ। नहीं, देखिए ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, चाय पानी कराना पड़ेगा इनको आपको। देखिए ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यही है कि हर एक का व्यू पॉइंट कभी ना कभी मार्केट में चलता है, हर एक का व्यू पॉइंट अलग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है व्यू पॉइंट होना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए तो एक तेजी में होगा, कोई मंदी होगा, जैसे ये कहता है ना कि somebody's gain is somebody's loss। तो मार्केट है, ये चलते रहना चाहिए। जो स्पीड, ठीक है, फंडामेंटल तेजी के हैं, मान लीजिए, आपकी बात को मान लिया, लेकिन ये जो स्पीड है बढ़ने की गोल्ड की, मतलब साल भर का आउटलुक 3 महीने में पूरा हो जा रहा है, ये स्पीड ठीक है आपको? ठीक है, मार्केट जो करता है वो ठीक है। नहीं, वो नहीं, वो ये मतलब पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं। आप पॉलिटिकली एब्सोल्युटली, मैं बताता हूँ आपको, अगर रेट कट, सुनिए, अभी यहाँ पे किसी को, सबको मालूम है रेट कट होने वाला है, तो आप जून महीने तक राह देखोगे, रेट कट होगा तब मैं गोल्ड लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट तो फ्यूचरिस्टिक है, 6 महीने आगे चलता है, तो मार्केट ने उसको पूरा मुंह को पहले डिस्काउंट कर दिया है। जो राह देखते रह गए वो बैठ गए, जिसने पहले किया उसने बना। कुणाल ने खुद ने वही कहा कि मार्केट ने आगे की रेट कट को डिस्काउंट कर लिया है। देखिए मैत्रुंजन जी, अगर आपने फेड का स्पीच सुना हो, इस टाइम का स्पीच और इसके पहले का स्पीच दोनों सेम था, सिमिलर था। पहले वो रिस्पांस नहीं किया, अब रिस्पांस किया। क्यों? वही मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम जॉब डेटा देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि 3 कट करना है कि 5 कट करना है। हाँ। बट ऐसे चीज देखे आई कि फेड 50 साल की हिस्ट्री में देख रहा है कि फेड के जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टेबल 1 साल के ऊपर कभी भी नहीं रहे। हाँ। जो 5.5% है उसको 9 महीना हो गया है, अब वो 3 महीने में 1 साल कभी भी स्टैंड नहीं रहा है कि एक ही प्राइस के ऊपर 1 साल सस्टेन किया है, तो उसको कहीं ना कहीं प्राइस कट करना है। फिर भी उन्होंने स्पीच में ये किया कि मैं डेटा के ऊपर डिपेंड करूंगा, जॉब डेटा कैसा होगा, इन्फ्लेशन कैसा होगा, उसके बाद में डिसाइड करूंगा कि 3 कट करूंगा। हाँ, और मार्केट उसके पहले ही डिस्काउंट हो गया, और देखा होगा कि बॉन्ड रेट जो थे उनके 4 पॉइंट समथिंग पे आ गए थे, और उसका ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया।
अब मार्केट जिस दिन कट करेगा उस दिन वहाँ से $50 जंप करके $100-150 नीचे मारेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग फिर आएंगे। आज नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी इससे पहले वाले एक पैनल में एक सज्जन कह रहे थे एक्सपर्ट कि हर रेट कट पर $50 बढ़ेगा। बताइए ये क्या बात हुई सर? देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो आज की डेट में होता है कि 10,000 12,000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर $50 बढ़ता है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्लेयर नहीं है, किसी को भी शॉर्ट करना पसंद नहीं है। शॉर्ट कौन करता है? जो माइन होल्डर होते हैं वो शॉर्ट करता है, या जिसके पास में कैपेसिटी होता है वो शॉर्ट करता है। हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग शॉर्ट करने के बाद में हम M2M कहाँ लेंगे? जब भी ज्वेलर्स के पास में टनोबन सोना पड़ा है, बट उनके पास एसेट पड़ी है, कैश लिक्विडिटी उनके पास होती नहीं है। हम चाह के भी सोना हेज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बट जब प्राइस $2300 $2250 होता है तो माइंस वाले आके हेज करते हैं, तो प्राइस एक जाके रुक जाता है कि माइंस अभी बेचने आएगी। इसके पहले हम लोग जब देखते थे रसिया माल बेचने आती थी जब प्राइस एकदम करेक्शन आता था, अब रसिया मार्केट के आउट ऑफ मार्केट में बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। तो मुझे लगता है कि बहुत कम लिक्विडिटी के अंदर प्राइस मूव $50 बढ़ रहा है, $100 गिर रहा है, क्योंकि मार्केट में प्लेयर डर गए हैं, निकल गए हैं। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि गोल्ड को मैं शॉर्ट करूँ ये भाव में। जो जा रहा है जाने दीजिए, क्योंकि 12-13 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे उसमें प्राइस एकदम सडनली इसका मूव हो मतलब रहा है है। कि पैनिक है ना मार्केट में एक तरह से। एग्जैक्टली पैनिक है, हाँ। बट कोई भी माल करना नहीं चाहता है, हाँ। क्योंकि प्राइस इतना मूव रहे कि मैं लिक्विडिटी कहाँ से प्रोवाइड करूँ। कुणाल जी वही बात कह रहे हैं, पैनिक नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो बिल्कुल मार्केट को देखकर लोगों ने बाई किया कि जून में रेट कट होगा, अभी बाई कर लो। कुछ पैनिक तो मैं दिख कह रहा होगा हूँ ना कि मार्केट में लोग रेट कट को प्राइस करके पहले बाय कर रहे हैं मृत्युंजय जी। वो वो कर जो रहे हैं। कुणाल जी बोल रहे हैं वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मैं मेरा नहीं, सिक्योर मैं करूंगा कि मैं हेज सर, करके उसको रखूंगा। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि एक ही खबर पे आप कितनी बार हेज करेंगे? एक ही खबर पे आप कितनी बार न्यू प्लानिंग करेंगे? रेट कट होगा ये जब फेड लिख के दे देगा तब तो मानेंगे नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब एक खबर आ गई उस पर मार्केट कितनी बार रिएक्ट करेगा? उसका तो कोई सी timeline देखिए होगा ना। मृत्युंजय जी, जब लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा रहता है मार्केट वेव्स इरेशनली एंड देयर इज नो डाउट दिस करेंट मार्केट इज इरेशनल मार्केट. What your point is, you want to substantiate, you are absolutely right. This current market is an irrational market, but his point of view is also correct. The market is always right. Market को लगता है कि मुझे खरीदना है, I am buying. So this kind of confusion in the market. अभी क्या हो गया है ना मृत्युंजय जी, हाँ। अभी हम लोग सब शॉर्ट में बैठे हैं। हाँ। जब तक हम लोग लॉन्ग में नहीं आएंगे तब तक बाजार नीचे नहीं आएगा। मार्केट का फंडा, क्योंकि वो पर्दे के पीछे बैठे हैं हाँ, और ठीक हम लोग बात। पर्दे के आगे देख रहे हैं कि मार्केट, पर उन लोग को पता है कि लॉन्ग कितने लोग शॉर्ट है, कितने लोग लॉन्ग है। अगर हम लोग कल सब लॉन्ग में आ जाते हैं तो बाजार $200-250 नीचे आ जाए। अच्छा ठीक है, अब हम आखिरी राउंड में है, टाइम बहुत कम है, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अगर नेक्स्ट 1 ईयर की बात करूं, चिराग जी गोल्ड प्राइस कहाँ देख रहे हैं आप? ऊपर में भी नीचे में, दोनों टारगेट आप बताएं। नहीं, मैं कहूँगा देखिए $2300-2350 ऊपर में, ऊपर नीचे में नीचे में करेक्शन अगर आना है तो अगले 1-2 महीने में आना है। जैसे मैंने आपको पहले बाहर कितना? कहा कितना? कि मैं कहूँगा एटलीस्ट $150 करेक्शन आना चाहिए आइडियली। Okay. उसके बाद 2300-2350 मतलब 2100 नीचे में, ऊपर में 2300-2350, राइट कुणाल जी? 2140 नीचे में, ऊपर में 2350 2380। सर मुझे मंडे को $2300 गोल्ड लग रहा है और उसके बाद में बाजार नीचे आएगा, क्योंकि स्टॉप ट्रिगर हो जाएगा। कितना नीचे आएगा सर? आना चाहिए $100-150। तो मैं नीचे में $2000 गिन रहा हूँ। तो मंडे को बाय में आ जाएंगे आप? मंडे को बाइंग में नहीं आएंगे, लोगों के माल ही कट जाएंगे। तो अच्छा। बाइंग में तो क्या आएंगे? लोगों को माल रखेंगे तो Tuesday, काम में हाँ। आएगा। हाँ। और $2000 में नीचे देखना, ऊपर में $2350 से $2500 भी आ सकता ओके रनिशा। न्यू फिस्कल ईयर में मुझे लगता है $2350 to $2400 अपसाइड रह सकता है, जो इंडियन प्राइजेस में 70,000 से 72,000 MCX में होगा। डाउन साइड में मुझे $2050 से $2000 का बेस लग रहा है। जो एक हमने इम्पोर्टेंट बात आज डिस्कस नहीं की, सिर्फ मैं कहना चाहूँगी, द बिग एलिफेंट इन द रूम इस US का फिस्कल डेट, जो बहुत ही हाई लेवल्स पर है, $34.5 ट्रिलियन पर है। नोबडी इज़ लुकिंग एट दैट। वो कंटिन्यूसली इतना बढ़ रहा है, डेट टू GDP रेशियो जो है 125% हो चुका है। एंड फेड के पास हर साल पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, उनके ऊपर कोई और नहीं है जो उनको रोक पाए। एंड लास्ट ईयर 2 डाउनग्रेड्स आए थे Fitch एंड Moody's के। इस साल अगर 3rd डाउनग्रेड आता है US पर
तो दैट वुड बी अ वेरी बिग ट्रिगर जो प्राइजेस को बहुत इम्पैक्ट आप ये करेगा, क्यों मान के चल रहे हैं कि थर्ड भी निगेटिव ही आएगा? क्योंकि डेट बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा। पर पर्सन वहाँ पे यूएस में जो डेट है $1 लाख का है और कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और दूसरा है इलेक्शन ईयर है। तो इलेक्शन ईयर जो आप देखेंगे पिछले टाइम जब 4 साल पहले जब ये था तब 25% गोल्ड की प्राइस बढ़ी थी, तभी भी ठीक है। ट्रम्प एंड बिडेन थे। ठीक है। इस साल भी एक्सपेक्टेड है बहुत वॉल्टिलिटी ओके, रहेगी। देवाजीत आपका। So जनवरी में LBA में ईयरली आउटलुक मैंने जो डाला था, आई विल स्टिक टू दैट. So I put 2350 on the upside हाँ, and $1900 on the downside. 1900 1900. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब एक ही पिच पे हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत करेक्शन लेकिन तेजी के लिए ज़्यादा गुंजाइश है। ये ऑलमोस्ट ये पैनल की पूरी राय यही बन रही है। आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहते हो फटाफट? 2-3 सवाल हम ले सकते हैं। यस, कोई सवाल नहीं है, सारे जवाब मिल गए पैनल से। चलिए, थैंक यू। हाँ पूछें सर। सिल्वर आउटलुक, अच्छा एक्चुअली गोल्ड आउटलुक था ना सेशन हमारा, सिल्वर पे रखा नहीं मैंने। Silver follows gold, so just carry on the gold-silver ratio, but it is extremely high, around 88-89 right now, gold-silver ratio. So just follow what, because understand it. So normally what happens, you could see a spark in silver price. In my understanding, it could go up to $28-29 at any point of time. अब मैं एक्चुअली कहूँगा कि सिल्वर में गोल्ड से ज़्यादा तेजी है। अच्छा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, फंडामेंटल्स देखिए, तो सिल्वर के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे। 2 से 3 साल में आपको $30 से $32 चांदी देखने को मिलेगी। $30 से $32। कुणाल जी आप भी? आई कंप्लीटली एग्री विद चिराग। 1.2 बिलियन आउंस की पिछले 2 साल से डेफिसिट आ रही है सिल्वर में। ठीक है। जो कमोडिटी में डेफिसिट आ रही है उसके फंडामेंटल एब्सोल्युटली तेजी के रहेंगे। कोई माइनिंग साइड पे कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है। जिंक और लेड के प्राइसेस हिस्टोरिकल लो पे चल रहे हैं, तो वो साइड से भी प्रोडक्शन नहीं आएगा। ओके। तो सोलर सेगमेंट से और दूसरे भी बहुत सेगमेंट है पर डिमांड अच्छी आ रही है। अभी चाइना स्लो डाउन होने के कारण सोलर इंडस्ट्री चाइना में डाउन है, इसके लिए सिल्वर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट सप्लाई साइड कमजोर है, कभी भी सिल्वर में बड़ा जंप आएगा। सर आपको भी लगता है कोठारी जी सिल्वर मुझे लग रहा है कि 6 डिजिट में आना चाहिए सिल्वर इंडियन प्राइस के अच्छा, अंदर। हाँ। और मुझे लग रहा है कि जहाँ तक आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि डिजिटल करेंसी के सामने बैक बाय सिल्वर करने की प्लानिंग करें, क्योंकि गोल्ड की प्राइस एकदम ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो डिजिटल करेंसी लिंक बाय द सिल्वर। तो इस हिसाब से मुझे लगता है 6 डिजिट के अंदर चांदी इस साल आनी चाहिए। अच्छा, ओ रेनिशा आप? मुझे नेक्स्ट फिक्सल में लग रहा है कि $30 का लेवल आ सकता है अगर $28 के ऊपर सस्टेन करती है, तो मतलब 80,000 के ऊपर सस्टेन करती है प्राइजेस, तो 90,000 आ सकती है। फैक्टर्स जैसे कुणाल ने बताया, सोलर डिमांड है, ईवी डिमांड है, Right, डिजिटल सिल्वर, जो ये सारे बैक करेंसीज, इनके ऊपर डिमांड काफ़ी बनी रहेगी। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर गोल्ड मतलब सिल्वर में तो बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं। सिल्वर में सारे एक्सपर्ट एक ही राय मतलब पिच पे हैं, सब कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी है चांदी में सामने खड़ी। गोल्ड में थोड़ी राय अलग ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं गोल्ड के वो तेज़ी के हैं। लेकिन हाँ, आप लोग ये भी ध्यान में रखें कि जब मार्केट बहुत तेज़ी से छलांग लगाता है तो कई बार तेज़ी से गोता भी लगाता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है ताकि आपको बीपी की दवा ना खानी पड़े जब मार्केट इतनी तेज़ी से गिर जाए, कभी करेक्शन आ जाए, उसके लिए भी आप तैयार हैं। लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसको लेकर सहमति है। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा गोल्ड में जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तेज़ी है और चांदी में तो बड़ी तेज़ी की संभावना जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका डिटेल में गोल्ड आउटलुक और सिल्वर आउटलुक हमारे ऑडियंस ने जोड़ दिया, तो उस पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।